गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे रिजिड पेवमेंट। एंड रिजिड पेवमेंट को तो आप जानते ही हैं। रिजिड पेवमेंट जैसे कि सीमेंट कंक्रीट का रोड, आरसीसी का रोड, तो इस रोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो होती है बाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, है ना। ये रोड उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें कुछ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने की कैपेसिटी है। इतनी सी बात हमने सीखा था while we are doing the classification of flexible pavement and rigid pavement। हमने ये बात भी वहां पे सीखा था कि जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म था रिजिड पेवमेंट में वो था लेयर टू लेयर, लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म वाज विथ ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लेकिन रिजिड पेवमेंट में जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म थी वो थी लेयर टू लेयर। ठीक है, ये बात भी हमने वहां पे सीखा था। और चूंकि इसमें फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है तो विद इन द लोड इट डू नॉट जनरली डिफ्लेक्ट। तीसरा बात हमने ये बात भी हमने वहां सीखा था कि मान लीजिए सबग्रेड में कोई लोकल फेलियर हो जाती है या फिर एक कैविटी फॉर्म हो जाती है तो वहां पे ये जो रिजिड पेवमेंट है इट विल एक्ट एज ए ब्रिज ओवर दी कैविटी बिलो, है ना। तो ये बात भी हमने सीखा था। अब हम थोड़ा और अंदर जाएंगे, हम देखेंगे दो बात। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि रिजिड पेवमेंट है अगर तो ड्यू टू लोड और कुछ अदर इन्वायरमेंटल इफेक्ट या फिर टेम्परेचर इफेक्ट कैसे कैसे स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप होते हैं, तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। एंड दूसरी चीज डिजाइन ऑफ जॉइंट। रिजिड पेवमेंट के केस में हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, तो इन सारे जॉइंट्स को भी हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आरसीसी की पार्ट हो गई। आरसीसी में हमने एज ए स्लैब डिजाइन कर रखा है तो उससे ज्यादा और यहाँ पर भी और कुछ होता नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन हमें सबसे पहले यही पार्ट कवर करनी है और इसी को कवर करने में कम से कम 6-7 घंटे लगने हैं। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड डिजाइन ऑफ जॉइंट। ठीक है, चलिए, ये तो कुछ इंट्रोडक्शन हो गया, बैकग्राउंड हो गया रिजिड पेवमेंट का। इसको हम बहुत ही स्पीडी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही स्पीडी वे में, क्योंकि इसमें है तो चीज बहुत सारा, लेकिन हम बस उतने ही चीजों को पढ़ेंगे जितना अपना कंसर्न का है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्योंकि अभी आगे बहुत चीज बाकी है। अभी हम अगर हर एक टॉपिक पे रिसर्च लेवल पे चले जाएंगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि कभी कभी पूछता है कि रिजिड पेवमेंट के बारे में सबसे पहले कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोचना, समझना, पढ़ना, रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो वेस्टरगार्ड नाम का एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, एच.एम. वेस्टरगार्ड। सॉइल मैकेनिक्स में भी आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपना ये सब थ्योरी को देना शुरू किया था। ठीक है, तो उन्होंने एनालिसिस किया था प्लेट लोड थ्योरी, है ना। प्लेट लोड थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टरगार्ड का ही है। ओके, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को अपनाया था। तो इलास्टिक प्लेट लोड थ्योरी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसका डिजाइन का कॉन्सेप्ट वगैरह सब शुरू किया था किसने, वेस्टरगार्ड ने। उनका जो थ्योरी था क्या, इलास्टिक प्लेट लोड थ्योरी, है ना। उन्होंने रिजिड पेवमेंट के ऊपर जो एनालिसिस किया, रिजिड पेवमेंट का जो स्लैब है इसको एज इट इज, एज ए जो भी स्लैब है उसको एक इलास्टिक प्लेट के फॉर्म में एज्यूम किया, फिर जाके एनालिसिस किया। इलास्टिक क्यों, देखिए इलास्टिक वो इसलिए इलास्टिक मान के चल रहा है। इलास्टिक मटेरियल का प्रॉपर्टी देखो, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम उस पर लोड लगाते हैं तो कुछ डिफॉर्मेशन अगर होती है तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो लोड रिमूव करने के बाद वो डिफॉर्मेशन रिगेन हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो उस तरह का कुछ लॉजिक सोचते हुए रिजिड पेवमेंट के स्लैब को डिजाइन किया जाता है, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट है वेस्टरगार्ड का। ओके, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इन दो टॉपिक को शुरू करने से पहले एनालिसिस, हमारे पास दो ही मुख्य टॉपिक है, ठीक है। मेन टॉपिक अपना यही है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, एंड सेकेंड इज योर डिजाइन ऑफ जॉइंट। इससे पहले जैसा कि हमने फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कुछ कुछ डिजाइन पैरामीटर को पढ़ा था, है ना, उसी तरह से यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सो एक हेडिंग बनाइए, डिजाइन पैरामीटर। तो डिजाइन पैरामीटर के अंदर सबसे पहला जो अपना डिजाइन पैरामीटर है, इट इज योर मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड
सबग्रेड रिएक्शन के, है ना। इसको वेस्टागार्ड ने कैलकुलेट किया था। वेस्टागार्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्लेट लोड टेस्ट या फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद इन्होंने मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के को कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब ये के है क्या, हमें ये जानना है। व्हाट इज दिस के? इस के को डिफाइन किया गया है, इट इज प्रेशर रिक्वायर्ड, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड for per unit deflection of या फिर पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ 0.125 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया है। एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला, वेस्टागार्ड ने इसको दिया था, तो वही प्लेट लोड टेस्ट या फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट को यूज किया गया। तो देखिए ये सबग्रेड है, ठीक है, सबग्रेड यहां पे है आपका सबग्रेड। फिर सबग्रेड के ऊपर डिफरेंट प्लेट लगाए गए। मैंने आपको बोला था जो प्लेट डायमेंशन प्लेट लोड टेस्ट में, ओके, तो मैंने डिफरेंट प्लेट्स के बारे में बोला था। तो ऑब्वियसली ये रिजिड प्लेट टेस्ट है। तो मैंने बोला था जो प्लेट का डायमीटर होगा सर्कुलर प्लेट्स का, वो अलग अलग डायमीटर का होता है। तो हम सारे प्लेट्स को एक साथ यूज करते हैं, 30 सेंटीमीटर का, 45 का, 60 का, फिर 75 का। तो ये 75 सेंटीमीटर वाला प्लेट हो गया, 75 सेंटीमीटर। इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर की प्लेट है, 60 सेंटीमीटर की। फिर इसके ऊपर हम 45 सेंटीमीटर वाला प्लेट यूज करते हैं। इस तरह से वेस्टागार्ड ने यूज किया था। इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर वाला प्लेट लगाया गया, 30 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब 30 सेंटीमीटर वाले प्लेट के ऊपर से लोड आपने लगाया, है ना, लोड लगाया और सबग्रेड में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाया। लेट सपोज लोड लगाने के बाद सबग्रेड कितना दबा, 0.125 सेंटीमीटर दबा। तो दबा तो उस समय, ठीक है, उस समय वो प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर कैसे निकाल लोगे? प्रेशर आप इजीली यू विल कैलकुलेट द लोड आप जितना लगा रहे हो, है ना, लोड डिवाइडेड बाय द कॉन्टैक्ट एरिया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया निकालने के लिए हम डायमीटर क्या यूज करेंगे, 75 सेंटीमीटर। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ प्लेट है, इट इज योर 75 सेंटीमीटर। इसी ऑर्डर में प्लेट को वेस्टागार्ड ने रखा था। स्टैंडर्ड प्लेट डायमीटर, ठीक है, ये आपने समझ गया। ओके, चीजों को आप बिट बाय बिट लिसन करिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। इसका डेफिनेशन तो हो गया, आपने डेफिनेशन को समझ लिया कि इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ 0.125 सेंटीमीटर। तो इसको जो कैलकुलेट किया जाता है, तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के इक्वल टू प्रेशर P डिवाइडेड बाय डेल्टा, प्रेशर P डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है, ये होती है इसकी फॉर्मूला। ओके, यहां पे P क्या है, प्रेशर, डेल्टा क्या है, डिफॉर्मेशन। और आपको मालूम है यहाँ पे पर यूनिट डिफॉर्मेशन कितना कंसिडर किया गया, 0.125 सेंटीमीटर। तो डेल्टा बेसिकली और कुछ नहीं, 0.125 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इसका यूनिट अगर हम देखेंगे ओवरऑल, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे यूनिट का एक छोटा सा डेरिवेशन करता हूं। प्रेशर का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा का यूनिट सेंटीमीटर। सो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा,
केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। सो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बात भी पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, देन द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन विल बी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसी k को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस k इज इक्वल टू p अपॉन 0.125। p हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज प्रेशर kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान रखिए कि इस चीज को कैलकुलेशन किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करके, बाय यूजिंग द प्लेट लोड टेस्ट और प्लेट बियरिंग टेस्ट। चलो इस स्टेटमेंट को भी लिख लो, मतलब या फिर प्लेट लोड टेस्ट या फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट कहने का मतलब रिजिड प्लेट एनालिसिस। रिजिड प्लेट एनालिसिस, तो रिजिड प्लेट एनालिसिस का जो फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू 1.18 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ना, 1.5 वाला, 1.18 वाला, क्योंकि वो दैट इज योर रिजिड प्लेट एनालिसिस। समझ रहे हैं? तो ये चीज को भी ध्यान रखना। मतलब कभी कभी क्वेश्चन क्या करवाएगा आपसे, क्योंकि हमने वो बर्मिस्टर मेथड में देखा हुआ है डेल्टा इक्वल टू 1.18 वाला फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से लिंकअप करवा देगा, फिर कोई डेटा आपसे पूछेगा। ऑब्वियसली सबग्रेड ऑफ मतलब ये पूछेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पूछेगा, है ना? तो वो फिर ध्यान क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ओके, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो उसको ध्यान में लेते हुए चलना। तो k इक्वल टू पी बाई डेल्टा, तो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, इट इज कैलकुलेटेड by using plate load test, plate load test, या फिर और इसी को आप प्लेट बियरिंग टेस्ट भी कहते थे, पीबीटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लेट डायमीटर ऑफ 75 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड एज standard plate for modulus of subgrade reaction calculation, modulus of subgrade reaction calculation। ये स्टेटमेंट लिखवाने का मतलब मेरा क्या हुआ, ये स्टेटमेंट लिखवाने का हमारा ये मतलब है, एग्जाम में आपको 75 सेंटीमीटर, तो चलो ये आपको मालूम है कि दिस इज योर स्टैंडर्ड प्लेट, इसी के करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मेरे को बतानी है ना? तो वही होगा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। लेकिन एग्जामिनेशन में हो सकता है 60 दे दिया हो, 76 दे दिया हो, 80 सेंटीमीटर डाया दे दिया हो, तो हमको वो वैल्यू को यूज नहीं करना अपने कैलकुलेशन में। वी नीड टू कन्वर्ट दैट value in terms of 75 centimeter diameter plate. How we will do that? I will explain you now. ठीक है, देखिए चूंकि ये रिजिड प्लेट एनालिसिस वाला थ्योरी है, तो डेल्टा का वैल्यू आपको याद है, डेल्टा इक्वल टू 1.18 इंटू प्रेशर इंटू ए डिवाइडेड बाय ES, यही फॉर्मूला था। क्यों? F2 था, ठीक है। लेकिन चूंकि हम ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, ये सबग्रेड के ऊपर कर रहे हैं, ओवर सबग्रेड, तो ओवर सबग्रेड F2 का वैल्यू कितना, 1 की नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा अरेंज अगर करूं तो मैं यहां से बता सकता हूं कि अरेंज करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने देखा वो वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर डेल्टा इक्वल टू मैं पुट करूं तो हमारे पास क्या है कि k इक्वल टू पी बाई डेल्टा है, तो अगर मैं डेल्टा इक्वल टू पुट करूं तो p अपन k पुट करूंगा, तो डेल्टा इक्वल टू p बाई k, ये p भी यहाँ पे प्रेशर ही है ना, p बाई k 1.18 इंटू p इंटू a अपॉन ES। तो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो देखिए ये PP यहां से कट जाएगा, जब ये PP कट गया
तो देखिए फिर ये क्या बचा, यहां से आपको बचा 1/k, जस्ट ए मिनट, ये क्यों नहीं चल रहा है, हाँ चला, 1/k इक्वल टू 1.18 इंटू ए डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा तो यहां बगल में लिखता हूं, देखिए तो रीअरेंज करने के बाद मैं लिख सकता हूं कि k इंटू ए इक्वल टू ES डिवाइडेड बाई 1.18। अब ये जो रेशियो आपको निकल के आया k इंटू ए इक्वल टू ES डिवाइडेड बाई 1.18, अब ये जो टर्म है ES डिवाइडेड बाई 1.18, इट इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट टर्म की नहीं, ठीक है, इट इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट टर्म की नहीं। सो वी कैन राइट दैट k इंटू ए जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं, हम ये लिख सकते हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये अगर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए मींस मैं ऐसा इसको जनरलाइज कर सकता हूं कि k1a1 मस्ट बी इक्वल टू k2a2। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन कन्वर्ट modulus of subgrade reaction calculated corresponding to any other plate dimension into 75 centimeter plate diameter। कैसे, आपको मालूम, आपको निकालनी है क्या, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन करस्पॉन्डिंग टू 75 सेंटीमीटर प्लेट डायमीटर। तो आपको मालूम नहीं है ना के का वैल्यू, लेकिन आपको मालूम क्या है 75 सेंटीमीटर मतलब प्लेट डायमीटर मालूम है। तो ए क्या है, ए इज योर रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। ध्यान दो, ए का मतलब रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया होता है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया 75 के केस में क्या हो जाएगा 37.5। तो 37.5 इंटू k1 इक्वल टू, आपको k2 का वैल्यू पता है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट, है ना, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ प्लेट। तो वो k2 का वैल्यू पुट करो इंटू वो प्लेट का रेडियस पुट करो, कर दोगे फिर वो रेशियो से k1 निकल जाएगा। ये रिलेशनशिप पे बेस्ड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, यू मस्ट बी इजिली आंसर, मतलब आप आंसर कर पाओगे। तो ये जो चीज है ना, ये जो रिलेशनशिप यहां से निकल के आती है, इस इक्वेशन को आप कहते हो प्लेट करेक्शन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेट करेक्शन इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेट करेक्शन इक्वेशन। सो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के बारे में जितना भी हमको बताना था ये हमने आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसको निकालते वक्त, चूंकि मैंने बोला वेस्टरगार्ड ने इस चीज को कैलकुलेशन किया था, इसको निकालते वक्त वेस्टरगार्ड ने जो स्लैब है ना, स्लैब को एज ए इलास्टिक ही कंसिडर किया था, ठीक है, इलास्टिक प्लेट, और प्लेट लोड थ्योरी का यूज किया है टू कैलकुलेट दिस। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में घूमते रहते हैं, आते फिरते रहते हैं, तो ये सब चीज अभी लिखवा के याद करवाऊं उससे बेटर है बोल देता हूं, तो वो दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहेगा, है ना। देखो होता क्या है, हम लिखने का कोशिश, उन्हीं सब चीजों को लिखने का कोशिश करते हैं जो हमको ज्यादा जल्दी याद नहीं होता है। जो चीज हमको मालूम है हम उसको क्यों लिखेंगे फालतू का, वेस्ट ऑफ कॉपी, वेस्ट ऑफ टाइम। उसको याद कर लीजिए, ये नाम ही तो याद रखना है। नेक्स्ट, second design parameter, it is radius of relative stiffness, radius of relative stiffness। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पैरामीटर या फिर सिंबल L, स्मॉल l, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। चलिए इसको समझते हैं कैसे समझाऊं। एक कॉपी लेता हूं मैं, ये कॉपी है, देखो, इसको मान के चलो कि इट इज स्लैब। ये क्या है, रिजिड पेवमेंट का स्लैब। अभी इसके ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी, व्हीकल गुजरेंगे, तो चक्का का लोड अप्लाई होगा। तो चक्का का लोड अप्लाई होगा तो देखिए, जब लोड अप्लाई होगा तो स्लैब आपका कुछ ना कुछ डिफॉर्म करेगा, स्लैब कुछ ना कुछ डिफॉर्म करेगा। अब ये स्लैब किसके ऊपर रखा हुआ है, सबग्रेड के ऊपर या फिर सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ये स्लैब रखा हुआ है। तब जब स्लैब डिफॉर्म करेगा
तो उसके उस डिफॉर्मेशन को नीचे से सॉइल जो है ना वो रजिस्ट कर रही होगी, मतलब उसको सॉइल जो है डिफॉर्म होने नहीं दे रही होगी सॉइल को, क्योंकि किसी न्यूटन्स का लॉ, किसी के ऊपर कोई दबाव लगाओगे, दम लगाओगे, तो वो भी तुम्हारे ऊपर दम लगाएगा, है ना, न्यूटन्स का लॉ है। ओके, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम फिलॉसफी इधर भी यूज हो रही है कि सेम चीज है, स्लैब का जो लोड है उसके कारण क्या होगी, एक डिफॉर्मेशन आ रही है उसपे, वो डिफॉर्मेशन जो आ रही है तो स्लैब नीचे सॉइल के ऊपर लगा रहा है लोड, लेकिन सॉइल क्या कर रहा है, उसको रजिस्ट कर रहा है। तो रजिस्ट कर रहा है मतलब एक प्रॉपर एरिया में, कहने का मतलब है कि देखो डायग्राम देखिए आप पहले, लेट्स सपोज दिस इज योर स्लैब, ठीक है, इस पे व्हील लोड है P, इसके कारण स्लैब में एक डिफॉर्मेशन आएगी। ओके, अब मैं लाइन डायग्राम से दिखाता हूं। लेट्स सपोज इस तरह के ये डिफॉर्मेशन आ गई स्लैब में, तो ये जो डिफॉर्मेशन आ रही, दिस डिफॉर्मेशन विल बी रजिस्टेड, सम रेजिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द सॉइल बिलो दिस स्लैब, है ना, दिस डिफॉर्मेशन विल बी रजिस्टेड बाय द सॉइल बिलो दिस स्लैब। यहां पे आपका सॉइल है, लेट्स सपोज इस सॉइल का मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो अभी अभी आपने पढ़ा है, इट इज योर kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इसका एक प्रॉपर एरिया है ना, जिसमें वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो एरिया है उसका रेडियस क्या है, तो जनरली वो जो एरिया है जिसमें वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्लैब, जो सॉइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज एज्यूम्ड बेसिकली सर्कुलर इन शेप, क्योंकि रेडियस का अगर बात कर रहा है ना, तो रफली सर्कुलर इन शेप ही है, तो वो जो सर्कुलर इन शेप वाला एरिया है जिसमें सॉइल रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्लैब अंडर द लोड, उस एरिया का रेडियस क्या होगा, दैट रेडियस इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। समझ में आया, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, सब कुछ वेस्टरगार्ड ने बनाया है, सब कुछ वेस्टरगार्ड बनाया है इस स्लैब को इलास्टिक कंसीडर करते हुए। लेट्स सपोज कि ये जो स्लैब है इसमें इसका कुछ कुछ पैरामीटर में डिफाइन करता हूं। एक तो पैरामीटर मैंने डिफाइन किया कि वो क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ द सॉइल। लेट्स सपोज इस स्लैब का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू इज E। लेट्स सपोज इस स्लैब का जो पॉइजन्स रेशियो है उसका वैल्यू है म्यू, है ना। लेट्स सपोज ये जो स्लैब है इसकी जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज योर H, है ना। पहले इसका डेफिनेशन लिखो फिर फॉर्मूला लिखना। लिखिए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सॉइल, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सॉइल which is effectively participating in resisting the deformation of the slab of the slab is called as radius of relative stiffness, radius of relative stiffness given by L। L का जो कैलकुलेशन आएगा ये सेंटीमीटर में निकल के आएगी आंसर, ठीक है। तो L इक्वल टू ब्रैकेट E टाइम्स
h का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स k ब्रैकेट 1 माइनस न्यू का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर, इसकी कंप्लीट पावर 1/4। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं उन पैरामीटर्स को मैंने आपको बता ही दिया है। ई क्या है? ई इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ द कंक्रीट स्लैब है ना। ई का यूनिट, चूंकि ये सेंटीमीटर में निकलना है तो सबका यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, केजी और सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एच इज योर थिकनेस ऑफ द कंक्रीट स्लैब, इसका भी यूनिट इन सेंटीमीटर ओनली। के क्या है? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ द सॉइल, इसका यूनिट केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। म्यू का यूनिट पॉइजन रेशियो, इट इज यूनिटलेस। पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट स्लैब, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या है? सोम में आपने पढ़ा होगा कंक्रीट स्लैब। नहीं पढ़े हैं तो अपना सोम का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक आप देख सकते हैं। पॉइजन बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है चीजों को। पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट स्लैब, ठीक है। दिस इज योर न्यू, दिस इज द फॉर्मूला। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो इसलिए इन सब चीजों को हम लोग कर रहे हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड डायरेक्टली इन एग्जामिनेशन। सो इसी के साथ हमने 2 डिजाइन पैरामीटर को कवर अप किया है। अब तीसरा डिजाइन पैरामीटर की ओर चलते हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। ये तो था रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अब तीसरा डिजाइन पैरामीटर इसी तरह का नाम है रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, रेजिस्टिंग सेक्शन। देखो ये चीज भी एग्जाम में पूछता है। अब ये रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन सुनना। देखो ये कंक्रीट का स्लैब है, मतलब रोड है, इसके ऊपर गाड़ी चलेगा, चक्का इसके ऊपर लोड अप्लाई करेगा। तो इस चक्का जब स्लैब के ऊपर लोड अप्लाई करेगा तो मैंने ये आपको पहले ही बता रखा, ये रिजिड पेवमेंट है तो रिजिड पेवमेंट में कुछ ना कुछ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होगा, कुछ ना कुछ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होगा। तो चक्का जब रिजिड पेवमेंट के ऊपर लोड अप्लाई कर रहा है तो उस लोड के कारण बेंडिंग आएगी, चक्के में सॉरी पेवमेंट में बेंडिंग आएगी। तो वो बेंडिंग को है ना, जो वो बेंडिंग है वो बेंडिंग ना हो उसको रेजिस्ट करने में स्लैब का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यहाँ पे इफेक्ट में आएगा। स्लैब का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यहाँ पे इफेक्ट में आएगा क्योंकि बेंडिंग इज रेजिस्टेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ओनली, है ना। तो ड्यू टू लोड स्लैब में आपका बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे। उस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए स्लैब की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इन गेम आएगा, इन रोल प्ले आएगा। सो अब यहाँ पर रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन का ये मतलब हुआ कि कितना पोर्शन ऑफ स्लैब इज इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रेजिस्टिंग द बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लोडिंग। उसका रेडियस, उस एरिया का रेडियस इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। नाम से देखिए ना, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, है ना। जितना एरिया ऑफ कंक्रीट स्लैब विल बी इन्वॉल्व्ड इन रेजिस्टिंग द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अप्लाइड लोड्स, ट्रैफिक लोड्स, है ना, उस एरिया का रेडियस इज कॉल्ड एज योर रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है, दिमाग में घुस गया। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है डिजाइन पैरामीटर से, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इज रिलेटेड टू स्लैब कंक्रीट स्लैब सॉइल क्या? ऑब्वियसली ये स्लैब से, कंक्रीट स्लैब से, पेवमेंट से इटसेल्फ इट इज रिलेटेड, क्योंकि ये उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितने एरिया से मिल रहा है टू दी बेंडिंग मूवमेंट, वो बात कर रहा है। समझ रहे हो आप? ठीक है। फिर आपसे इसके बारे में पूछेगा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, तो वो ऑब्वियसली वो सॉइल का रेजिस्टिंग सेक्शन का रेडियस है, समझे क्या? ये अलग रेडियस है, वो अलग रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस भी आपको सेंटीमीटर में निकल के आती है। दिस रेडियस इज ऑल्सो कम्स इन सेंटीमीटर।
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल बी। तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज radius of area of slab effective in resisting the bending moment। इसका फॉर्मूला बताता हूं, पहले इसको यहां लिख लो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल बी एंड यूनिट इज सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जितने भी मैंने रेडियस का बात किया, यहां से तो ये बात क्लियर है कि ये जो रेडियस अब पूछ रहा है तो रेडियस केवल एक ही शेप का होता है, सर्कुलर। तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टिंग सेक्शन के बारे में ये लोग बात करते हैं वो उसका शेप है सर्कुलर। हमको तो ये आइडिया हो गया, प्योर सर्कुलर ना हो लेकिन रफली सर्कुलर तो होगा। ठीक है, ये आइडिया तो हमको हो गया क्लियर। चाहे वो सेमी सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, लेकिन वो सर्कल का ही पार्ट है, उसका रेडियस है। समझ गए, हमेशा ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ देगा तो आपको बोला अरे इसका शेप जब वहां लिखा हुआ है कि इसका रेडियस है ये, है ना, तो ऑब्वियसली वो सर्कुलर रही होगी। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला देखिए। अरे नहीं पूछता है मैं एग्जाम में रहता तो मैं सेट करता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल सेट करता है, क्योंकि ये चीज आपका अलर्टनेस को चेक करता है, आपका अलर्टनेस क्या है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, अभी बहुत सारे लेक्चर वीडियोस में आपको ये चीज कोई बताता नहीं है, क्योंकि उनको शायद उन्होंने खुद सर्च किया है, नहीं किया मालूम नहीं, या फिर बताना जरूरी नहीं समझते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बताना भी जरूरी है। ठीक है, आई फील दैट, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम से मैंने फेस किया है अपने आप को। अब बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ओके, इंजीनियरिंग समझने के लिए वेल देखिए, तो इसका फॉर्मूला याद करना है आपको। तो B इक्वल टू, प्रैक्टिस करोगे जितना याद हो जाएगा। तो B इक्वल टू बड़ा सा एक फॉर्मूला है, रूट अंडर 1.6 टाइम्स a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। h मतलब वही थिकनेस ऑफ स्लैब, a मतलब कॉन्टैक्ट एरिया का रेडियस, माइनस 0.675 इंटू h। ठीक है, तो B रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन विल बी इतना, रूट अंडर 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 इंटू h। ये कब होगा? ये तब होगा इफ योर रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया A is greater than, sorry, A is less than 1.724 into h। ध्यान देना, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन का जो फॉर्मूला है इट विल बी B इक्वल टू रूट अंडर 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 इंटू h। ये फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन कब निकालेंगे? तब निकालेंगे जब A रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया इज लेस देन 1.724 इंटू h। 1.724 इंटू h, 1.724 इंटू h याद कर लो। ये सब इक्वेशन क्या बोलता है, भौकाल जैसा याद हो जाना चाहिए। मतलब रात में भी पूछे, सपना में भी, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रात में सपना में भी पूछे तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस आना चाहिए, फिर रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन आना चाहिए। आज रात तो कम से कम आए ही आए, इतना याद कर लो, है ना। ज्यादा इसलिए डोज नहीं देंगे, क्योंकि रिजिड पेवमेंट के डिजाइन में केवल डोज ही डोज है। बहुत तरह की बहुत इक्वेशंस है, इंपेरिकल, सीधा का सीधा इंपेरिकल याद कर लो। ठीक है, उसका कोई डेरिवेशन, सॉलिड डेरिवेशंस भी नहीं है ना जो मैं करा दूं, है करा दूंगा लेकिन फिर कोई मतलब का नहीं है। ओके, हमको मतलब ही नहीं है उतना टाइम वेस्ट उसमें क्यों करने चले। जब ये सब खत्म हो जाएगा फिर भी YouTube वीडियो मेरे को बनानी है,
तब वो सब चीजों को करेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो चलने दीजिए इसको, जो बेसिक है पहले उसी को कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, दूसरा कंडीशन ये है कि b इक्वल टू हो जाएगा a, मतलब जो b है वो रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ही हो जाएगा। कॉन्टैक्ट एरिया मतलब यहां समझ रहे हैं ना, सर्कल ही होगा, चक्का और पेमेंट स्लैब के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, सर्कल वो a हो जाएगी इफ a इज ग्रेटर देन 1.724 h, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.724 h। इसको लेके चलना ध्यान से, देखना कभी कभी एग्जाम में कैलकुलेशन कुछ ऐसा दे देगा फालतू टाइप का कि ये जो वैल्यू है 1.721 आ गया। ठीक है, मतलब ये रेशियो जब निकालोगे, मतलब एक्चुअली क्या करोगे, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर कभी कभी आपको a/h का रेशियो निकालना होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान देना कि आपका जो वैल्यू है ना वो 1.724 ही रहे। ठीक है, लेस देन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, b इक्वल टू a हो जाएगा। a क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया। b का तो क्या है आपको पता चल गया, यूनिट सेंटीमीटर में निकलेगा। So with this we have completed the design parameter. These are the three most important design parameter which you have to remember because lot of objective questions come from this section. Questions अगर solve करवाऊं तो वो छोटे छोटे questions है, आप अभी question solve करने के लिए जाइए, फटाक से solve हो जाएंगे, क्योंकि वहां फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। इसमें मैं क्वेश्चन क्या सॉल्व करवाऊंगा, इजी 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 छोटे छोटे, बस दिमाग से अच्छे से वो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या डेटा दिया है क्या नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको निकालना है तो निकाल डालो, फॉर्मूला यही है, जो लॉजिक है उसको चेक करते हुए निकालना है। इफ a इज लेस देन, आराम से चीजों को आराम से करेंगे तो सब चीज होगा, हड़बड़ानी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होती, फॉर्मूला है, यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसी के साथ डिजाइन पैरामीटर खत्म हो गया। अब अपना कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, इसका एक आइडिया मैं आपको देता हूं। ठीक है, स्ट्रेस का एक आइडिया देता हूं। देखिए स्ट्रेस में भी हम कौन सा स्ट्रेस के लिए एनालिसिस करेंगे बेसिकली। देखिए यहाँ पे जो रिजिड पेमेंट हम बना रहे हैं वो बेसिकली हम कंक्रीट का बना रहे हैं कि नहीं, कंक्रीट का बना रहे हैं, और हमको ये भी मालूम है कि कंक्रीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, है ना। तो हम जब भी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस करेंगे, हम एक्चुअली जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं जब भी कहीं डेवलप होगा उसी के ऊपर मेरा नजर रहेगा। क्या, टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस के ऊपर मेरा नजर अधिक रहेगा। क्यों, ड्यू टू दिस टेंसाइल स्ट्रेसेस इन आरसीसी या फिर कंक्रीट जो भी है, वहां पे क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है, क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा नजर इसी पे रहेगा, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर, बिकॉज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस ओनली क्रैक डेवलपमेंट में भी पॉसिबल। अब टेंसाइल स्ट्रेसेस क्यों आ सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस हैं जिसके कारण ये टेंसाइल स्ट्रेसेस आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो तरह के केसेस हैं एक्चुअली। एक तो देखिए ये स्लैब है, रोड है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक की मूवमेंट होगी तो डायरेक्ट लोडिंग, है ना, डायरेक्ट लोडिंग जो अप्लाई हो रहा है ड्यू टू ट्रैफिक, ओके, लोड, तो लोड की वजह से कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगे जिसको हम कहेंगे लोड स्ट्रेसेस। दूसरा स्ट्रेस डेवलप होता है यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, है ना, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। तो इसके लिए जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है इसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अब ये जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस है ये दो तरह के होते हैं, वार्पिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। हम सबको ईच बाय ईच हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सुनना, जितना भी स्ट्रेस जो भी डेवलप हो रहा है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन बन जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि टेंसाइल में ही, है ना, टेंशन में ही कंक्रीट आपका वीक होता है, और वही चीज हमको आइडेंटिफाई करनी है और उसी के करस्पॉन्डिंग मेरे को ये स्लैब को सेफगार्ड करनी है,
उसी के करस्पॉन्डिंग मेरे को स्लैब में प्रिकॉशंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो हम जब पूरे एनालिसिस में हम टेंसाइल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ओके, अब देखो मैं एक डायरेक्शंस के बारे में बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हेडिंग बना लीजिए आप, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस। एक्चुअली नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन हेडिंग आप बना के छोड़ दो, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इसी क्लास में मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए एक्चुअली होता ये है, जो स्लैब होता है उसके बारे में देखो। ठीक है, ये मैं रोड का स्लैब बना रहा हूं, ये रोड का स्लैब बना रहा हूं। सुनना बात को, ये जो डायरेक्शन है अलोंग लेंथ वाला, दिस इज योर अलोंग लेंथ डायरेक्शन, तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब अलोंग द विड्थ ऑफ द रोड। ये विड्थ है ना रोड का, ये विड्थ ही तो है, और ये क्या है, लेंथ वाला कंपोनेंट है, लेंथ है ना, मतलब सीधा आप चल रहे हो रोड के ऊपर, वो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो मेरे को ऑब्वियसली बताइए कि विड्थ वाले कंपोनेंट से, मतलब विड्थ का डायमेंशन अधिक है ना लेंथ का डायमेंशन अधिक है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ डायमेंशन इज dimensions along length longitudinal direction are greater than dimensions along your transverse direction। समझ रहे हो, dimensions along longitudinal direction is greater than dimensions along transverse direction। इसलिए जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे ना उसके मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो भी स्ट्रेसेस का बात करूंगा, ड्यू टू लोड, ड्यू टू टेम्परेचर, दिस दैट, जो भी स्ट्रेस का हम बात करेंगे है ना, आप दोनों स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कैलकुलेट करिए, अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन कैलकुलेट करिए। you will find always that कि the stresses value is greater than along longitudinal direction as compared to transverse direction। always, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा विल बी ग्रेटर देन स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ड्यू टू व्हाई, बिकॉज डायमेंशंस अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज मोर देन डायमेंशंस अलोंग योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। दिस विल बी द कंडीशंस। क्योंकि जो स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे, कभी बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, कभी लोड के कारण जो स्ट्रेसेस निकालेंगे उसमें ऑब्वियसली बी एल एच इन सब चीजों का यूज होता है। तो अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन डायमेंशन ज्यादा है तो स्ट्रेस ऑब्वियसली मेरा ज्यादा होगा। समझे क्या? अब बात करते हैं डिजाइन बेसिक्स का। तो देखो जो ज्यादा वाला वैल्यू है उसी के लिए ना मैं डिजाइन करूंगा, तो केवल अगर उसके लिए मैंने डिजाइन कर दिया तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा क्या, है ना। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए हमको अलग से कोई डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हम केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए अगर हम सेव कर दे स्लैब को, मतलब उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए अगर मैंने स्लैब को सेव कर दिया है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वो ऑटोमेटिक सेफ है। समझ में आया? तो इसलिए हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या डेवलप हो रहा है नहीं डेवलप हो रहा है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं रहता। आई एम ओनली कंसंट्रेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, द स्ट्रेसेस विच आर डेवलप्ड इन योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब मैं इसी पे फोकस करूंगा। तो अब उसके बाद जितने भी स्ट्रेस में बताऊंगा, लोड स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेस, वो स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट करेंगे किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे लिख लो, आप एक नोट बना के एक पॉइंट लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस हेडिंग दीजिए, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस हेडिंग दीजिए। इसमें ऐसे लिख लीजिए बस टेंसाइल स्ट्रेसेस, इसके अंदर आप समझ जाओगे क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक होती है, तो इसलिए मेरे को यही चीज ये दुश्मन मेरे को पता लगाना है। तो दुश्मन है टेंशन, क्योंकि इसके कारण क्रैक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाओ। कौन सा? ये वाला डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाओ फिर लिखो, ये डायग्राम बना के लिखिए। जनरली स्ट्रेस
Generally, stresses in the longitudinal direction is always greater than stresses developed in slab in transverse direction. Generally, stresses in longitudinal direction is always greater in slab. Okay, in slab. Always greater than stress developed in transverse direction of slab. ठीक है, क्या लिखे? जनरली स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्रेस डेवलप्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ स्लैब. नेक्स्ट लिखिए, सो if we design the slab corresponding to stress developed in longitudinal direction, in transverse direction and make it safe, then there is no requirement to design slab. Then there is no requirement to design slab for transverse direction stresses. As the slab will be automatically safe in transverse direction. For stresses in transverse direction. ऐसे लिख लो, the slab will be automatically safe for stresses in transverse direction. ये सब कुछ देखिए, कोई किताब में नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा, सब कुछ अपने से लिखवा रहा हूं, है ना. सेल्फ नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक प्रॉपर स्टडी करने के बाद अपना एक नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो चीजों के ऊपर, है ना. हमको बहुत ज्यादा किताबों में क्या होता है ना, मैं किताब हेट तो नहीं करता हूं, बिकॉज बुक्स आर वेरी, क्या बोलते हैं, नॉलेज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में. लेकिन जो पिन पॉइंटेड चीज अपने को चाहिए, इसके अलावा बहुत अनसंट चीज समझाया हुआ रहता है, और वो चीज समझने के चक्कर में हम बेसिक ही नहीं पकड़ पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवरऑल टॉपिक ही समझ में नहीं आता. जैसे कि अभी ये बात हुई कि हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस, हम कौन सा बेसिकली मेन डोमिनेट करता है, साफ साफ बात लिखा रहेगा किताब में तब ना, वहां पे लिखा ही नहीं है कभी, क्या करोगे, कंफ्यूजन तो आएगी, है ना. ओके, तो यहाँ पे पहले ही स्टेज में हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि जो भी स्ट्रेस का एनालिसिस अपन करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए करेंगे, एंड जो भी डिजाइन हम करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए उसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, और स्लैब को उसके करस्पॉन्डिंग सेफ बना देंगे. अगर तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस डेवलप होते उसके लिए ऑटोमेटिकली वो स्लैब सेफ है, क्योंकि आपने किसी हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए स्लैब को डिजाइन किया हुआ है. क्लियर है? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं. अब अगला वीडियो क्लास में लेक्चर्स में अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस एनालिसिस के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को. स्ट्रेस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी में अपने को जितना टाइम लगेगा. इसके बाद डिजाइन ऑफ जॉइंट. ठीक है, तो अब जो स्ट्रेस का एनालिसिस हम करेंगे, ऑब्वियसली आप हेडिंग एक डाल दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस. अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस है, चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ये दो तरह के होते हैं. स्लैब में कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट बना लो, इसको 1 बाय 1 अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. लोड के कारण लोड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेसेस आती है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस. ये हो गया, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस. अब ये जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं, ये दो तरीके के होते हैं. वार्पिंग स्ट्रेसेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस. यहाँ पे देखिए, अब हमको बेसिकली क्या स्टडी करना है. देखो यार, बताता है ये जा रहा हूं, कोई बात नहीं, जितना बता दूंगा, फिर अगले क्लास में डायरेक्ट जो स्टार्ट करना है वहीं से स्टार्ट करेंगे. देखो, लोड स्ट्रेसेस जो है ये हम पढ़ेंगे,
वार्पिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रेस को पढ़ना है, 1, 2 एंड 3, है ना। 2 टेम्परेचर के कारण, 1 लोडिंग के कारण। अब देखिए इसमें से मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या पढ़ेंगे, हम इन स्ट्रेसेस को 2 ही कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। एक तो इनका वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड को, दूसरा इनका नेचर क्या है, कंप्रेशन टेंशन क्या नेचर, दो ही नेचर पॉसिबल है, या फिर कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल, है ना। कंप्रेसिव है तो हमको डरने का जरूरत नहीं, टेंसाइल है तो डरना है। तो ये नेचर हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दिस 2 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस में अगर बात करूं तो देखो, लोड स्ट्रेस एंड वार्पिंग स्ट्रेस के मैं इक्वेशंस लिखवाऊंगा जो कि हमको याद करना है ना। इंपेरिकल है, बड़े बड़े इक्वेशंस है, मेमोराइज करना है, कोडल इक्वेशंस है। फ्रिक्शनल स्ट्रेस के लिए डेरिवेशन करवाऊंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है, और उसका इक्वेशन एक छोटा सा इक्वेशन ऐसे याद भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं उसको डिराइव करवाऊंगा ताकि आपको पूरा उसका मैकेनिज्म समझ में आए, तो मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस भी अंदर डाल देते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस में, आईएएस का, ईएस का, उन एग्जामिनेशंस में, एसएससी वैसेसी में नहीं। उसमें तो डायरेक्ट एक छोटा फॉर्मूला याद है, तुरंत कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया, उतना ही। लेकिन हाई लेवल एग्जाम में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे, है ना। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड एंड हम पढ़ेंगे नेचर, ठीक है। बस यहां तक मैं आज के क्लास में बात करूंगा। अगले क्लास में ये सब बात नहीं करूंगा, अगले क्लास में डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे लोड स्ट्रेसेस। अच्छा, इससे पहले भी एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा, है ना, कि ये जो स्ट्रेसेस, एक्चुअली हम तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इन स्ट्रेसेस को देख ही रहे हैं, लेकिन इन स्ट्रेसेस को देखेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल लोकेशन कौन कौन से, एक रोड के ऊपर मेरा ऐसा कौन कौन से क्रिटिकल लोकेशंस हैं जिनके ऊपर इन स्ट्रेस का एनालिसिस मेरे को करना है, जिन लोकेशंस पे मेरे को स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। एक स्लैब के ऊपर तो बहुत सारा जगह है ना, बीच का, कॉर्नर का, किनारे का, इधर का, उधर का, बहुत सारी जगह है। तो बेसिकली मेरा क्रिटिकल लोकेशंस क्या क्या है वो एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे लोड स्ट्रेस, फिर टेम्परेचर स्ट्रेस, फलना चलते रहेंगे। ओके, ठीक है, गुड लक, टेक केयर। अब वीडियो कल आएगी, आज नहीं, गुड नाइट।